बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। खबरों से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट पे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट और इसके साथ साथ हमारे मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलें जी। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली में बिलों में जो रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम इसको किस नज़र से देखती है? पहले तो इनके ख्यालात जान लेते हैं, फिर अवाम के तासुरात की तरफ भी आएंगे। राव साहब, देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस तस्वीर भी कर सकते हैं। 2021 के बाद से लेके अब तक अगर कोई पॉजिटिव चीज़ या कोई रिलीफ के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट का काम है रिलीफ देना, और वो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खबर बन के आई और है। थोड़ा डिफरेंस भी नजर आया है, और वो 1-2 रुपए से हटके हकीकी मानों में वो जो 70 पैसे या 59 पैसे एक रुपए, और बल्कि ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि 16 रुपए फी यूनिट की बिजली को 45 रुपए पर ले जाया गया और अब उसमें से कम करके, तो वो हालात बहरहाल मुख्तलिफ थे, उसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उसमें तमाम तो डिसीजंस आपने लेने हैं, उसके लिए आपको आलमी मालियाती इदारे की इजाज़त दरकार होती है। और याद रहे कि ये सारी जो सूरत हाल थी, ये जब 2018 में एक तब्दीली के नाम पर आई गवर्नमेंट, तो उसके दौर में एक बाकायदा कानून साजी हुई और फिर चूँकि वो IMF के पास जाने में ताख़ीर की, और उसके बाद से आज तक हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनका सामना करते आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये हकीकी मानों में अगर इसको मौजूदा तनाज़ुर में देखें, कल बहुत सारे जगहों पर बातचीत हुई, इस पर डिस्कशन भी होती रही कि प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। इससे इम्पेक्ट क्या होगा? इम्पेक्ट इससे ये होगा कि आपके बिजली का बिल जो है वो ऑब्वियसली 44 रुपये से कम हो के ये कुछ 37 रुपये या 36 रुपये तक आएगा। और जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सर्विस, उनकी तादाद 1.5 करोड़ है इस मुल्क में, और 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2.5 करोड़ है। यानी उनको ऑलरेडी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनको तो ऑलरेडी जो 16, 17, 19 रुपये तक यूनिट मिल रहा था, और उनका भी अब 7 रुपये मज़ीद कम होगा। तो ये यकीनन उनके जो माली बोझ तले दबे ये पिछे हुए अवाम है, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद इनकी तादाद है, उनको तो वाकई में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और फिर 300 जिनको नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन है वो कहा जाता है, उनके लिए ज़ाहिर है 300 तो एक नॉर्मल अगर घर है 5 मरले का, तो 300 से ज़ायद यूनिट्स ऑब्वियसली सर्फ हो जाते हैं, जो मर्ज़ी आप कर लें। अगर आपकी 4-5 लोगों की भी फैमिली है तो उसमें भी यकीनन ये रिलीफ जो है वो आया। और अब ये, और सबसे बढ़कर जो सनती, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं, जरा इरफान साहब के ख्यालात भी जानने दें। खुश हैं फिर आप, बिजली का बिल कम आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अखबार के अंदर आज कोई मुस्बत खबर नहीं है, तो आज हमें कुछ खबरें वाकई फाइनली, ये बात दुरुस्त है ना कि काफी अरसे बाद कि हमें कोई लग रहा है एक्चुअली जिसे रिलीफ कहते हैं ना, ये वो है 1-2 रुपए और कुछ पैसों से हटकर। अच्छा ना, मैं समझता हूँ कि जब कुछ पैसों की बात होती है ना, शायद से अक्सर खबर देते हैं कि 50 पैसे बढ़ गई या 70 पैसे बढ़ गई, तो इससे बताया जाता है कि अवाम के ऊपर सिर्फ लेस्को या बाकी जो हैं इसके ऊपर जो है वो 60 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। अब इससे रिलीफ देखें कि ये 7 रुपये 60 पैसे तकरीबन बनते हैं, 59 पैसा जो है ये बिजली सस्ती हो रही है। इससे बेसिक जो है वो आपके प्रोटेक्टेड सार्फिन, राव साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, और कल वज़ीर तवानाई जो थी उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि 2 करोड़ से ज़ायद प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं जो 200 से कम जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी जो बिल होगा वो, अब देखिए, अगर कोई 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका बिल जो है
वो 11 रुपए समथिंग उनको मिलेगी, तो इसका मतलब है 2200-2400 रुपया उनका बिल आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली 2016-17 वाली सिचुएशन के ऊपर बिल पहले था कि हमने कभी नहीं देखा था कि इतना रिलीफ। और इसके पीछे आप डेडिकेशन देखें कि कई माह से, और इस पे मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर दाद देने की बात है तो जहां पे इसकी गवर्नमेंट मुस्तहिक है, वहीं पे ऐसे जो सनतकार, और उसमें गौहर एजाज का नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये नाइंसाफी होगी कि उनकी जानिब से सबसे पहले इसके ऊपर आवाज बुलंद की गई। और उससे आवाज बुलंद करने से क्या हुआ कि लोगों में इस बात का डिस्कशन होनी शुरू हुई कि आईपीपीज को जो हम अरबों रुपए सिर्फ इस बना के ऊपर दे रहे हैं कि उनके साथ मुआहदे हैं, और उसमें हुकूमती लोग जो हैं, हुकूमती सियासतदान, उसमें बहुत से ऐसे प्राइवेट इदारे जिनकी आईपीपीज थी उनसे बात की गई, और उनको बात करने के बाद उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे या तो वो ख़त्म किए गए या उनको रिवाइव किया गया, रीन्यू किया गया निगोशिएशन के बाद। और ये लंबा प्रोसेस था, जिसके बाद आप देखिए ये 7 रुपये यूनिट कम होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ख़ुसूसी तौर पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन की, जो 100 यूनिट या 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा जो है रिलीफ है। आप देखिए कि अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को जहाँ पे बिल आ रहा था 4000 रुपये या 3600 या 3800 के दरमियान, तो उसको अब जो है वो उसका 1800 या 1200 रुपया जो है वो डायरेक्टली उसको जो है रिलीफ मिलेगा। और जैसे इन्होंने बात की कि बहुत लोग जो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नो डाउट ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, लेकिन हुकूमतें अगर इसी तरह रिलीफ देती रहेंगी जो उनका बेसिक काम है, तो इससे मैं समझता हूं कि जहां पे लोगों में, अवाम में एतमाद भी बहाल होगा, हुकूमत तो हो जाएगी फिर डेफिनेटली। अब देखिए अवाम तो यही चाहती है। देखिए अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई घड़ी का आ गया, किसी ने लंदन में फ्लैट बना लिया, अवाम को इस चीज से कोई परवाह नहीं है। अवाम को चाहिए बिजली सस्ती हो, ज़रूरियातें ज़िंदगी अवाम को मिल जाए, अपना रोड जो है उसका गली उसकी वो बनी हो, लाइट उसकी हो, सीवरेज का सिस्टम उसका, रोजगार चल रहा हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हो, उसको सिर्फ ये चीजें चाहिए, उसको सेहत की सहूलतें मिल रही हो। अगर हुकूमतें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगी तो मैं समझता हूं कि जो प्रोपेगेंडा और जो एक मनफी सोच पैदा कर दी गई है, कल आपको सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी मनफी सोचें जो हैं वो नजर आई होंगी, जिसमें कहा जा रहा होगा कि पहले इतने बढ़ा दिए, उसके बाद अब इतने कम किए, तो ये कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, लोगों के पास क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है, आपको चंद ही सेकंड में 4-4, 5-5 साल पहले का कंपैरिजन करके, अच्छी चीज है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव सोच के तहत ना बट मैं कहती हूँ ना कुछ होने से तो बेहतर है पॉजिटिव सोच के रख के भी अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको बहुत इरफान साहब, आपका बिजनेस जमूद का शिकार था, आप महंगी तरीन बिजली, मैं वही कह रही हूँ ना, अगर ना कुछ होता तो फिर ठीक था। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, लोग शिफ्ट हो रहे थे आपके चाइना में, लोग अपनी लेबर आधी कर चुके थे, लोग आपके चाइना में शिफ्ट हो रहे थे, जिन फैक्ट्रीज में काम हो रहा था वो एक शिफ्ट पे आ चुके थे। किस तरह लोगों से मैनेज ही नहीं हो रहा था। बड़ी कंपनी जो बड़ी सनतें थी वो बड़ी मुतासिर हो रही थी। और इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको और ज्यादा अगर आईपीपीज के साथ इसी तरह से बातचीत को आगे बढ़ाएं, और वो आईपीपीज जो एक यूनिट भी पैदा नहीं करती लेकिन उनको बिलियंस ऑफ रुपीज चले जाते हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर की जब मैं तकरीर सुन रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ही बता रहे थे कि बिलियंस ऑफ रुपीज 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना से ज्यादा कमा चुके हैं। 3000 अरब रुपया जो था, उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि 3000 अरब रुपया जो आईपीपीज को देना था, 3600 वो अब नहीं दिया जाएगा। तो ये देखें, ये सिर्फ 7 रुपए, 7.5 रुपए इम्पैक्ट है बेसिकली। ये उसके साथ साथ वो 3500 अरब रुपए जो थे वो भी हुकूमत के खजाने में रहेंगे, और वो जो है जिस तरह जाने सर्कुलर डेट की जो बात की। चले जी, सबसे बड़ी गर्मी स्टार्ट होते ही हर जुबान ज़द-ए-आम ये मसला था कि जी बिल आना शुरू हो जाएंगे और भारी भरकम बिल आएंगे, कुछ तो रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर कहा कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा तो पसंदीदा हुकूमत तो खुद ब खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाएगी, क्योंकि आवाम को इन्हीं 4-5 चीज़ों में सुकून चाहिए। बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, सेहत सहूलियात मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए, फिर इसके अलावा आवाम को कुछ नहीं चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभाली। एशिया क्रिकेट का दिल है और सब रुकन बोर्ड के साथ मिलकर क्रिकेट को मजीद आगे लेकर जाएंगे, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कहा गया है। इरफान मलिक साहब जी बिल्कुल, मैं समझता हूं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े एजाज की बात, बड़े एजाज बड़े एजाज की बात। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज अखबार के अंदर हमें बड़ी पॉजिटिव खबरें जो है वो नज़र आ रही हैं, जहाँ पे अवाम को रिलीफ मिला, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो रहा है कि मोहसिन नकवी, जिन्होंने जब चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा संभाला तो उसमें पूरी दुनिया में मोहसिन नकवी डिस्कस हुए, पूरी दुनिया में इस बात को सराहा गया कि किस तरह इतना मेगा इवेंट जो है वो दिनों के अंदर इसकी तैयारी की गई और उसके ऊपर चैलेंजेस होते हैं जिनको आप इतने जबरदस्त तरीके से निभा लेते हैं। तो इस किस्म के जो शख्स को, जो चैलेंजेस को कबूल करना और उनको उसके पीछे पड़कर उसको अचीव करना, वो उसका एक पैशन है उसका। जब पूरी दुनिया की नजरें आप पर हो, जब तनकीद करने वाले हर दिन तनकीद कर रहे हो, तब ज्यादा मुश्किल होती है। कल जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत जो है वो मिली, तो उसके बाद भी आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे हमसाया मुल्क के लोगों से अगर उनके अकाउंट्स देखें तो उसमें उनकी जो जलन, और वो कहते हैं ना कहीं से धुआं उठता नजर आ रहा है, कोई स्मेल आ रही है जलने की, तो ये हमें कल हमसाया मालिक से जो है वो बहुत सी जलने की जो है स्मेल आती रही। कल सारा दिन जो है वहां से धुआं उठता रहा कि हमसाया मालिक की बात कर रहे हैं। हाँ। अपनों की जलन नहीं आपको नजर बात चले अपने बेशर्मी का लबादा ओढ़े हुए तो है ही ऐसे थे, अपने जो बेशर्मी का लबादा ओढ़े हुए आपको वो नजर पता नहीं क्यों नहीं, मैं तो एंजॉय करता रहा हूँ। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी भी है इसमें। जैसा कि कल उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया कि तमाम जो लोग हैं इसमें वो मिलकर हम इसको एशियन, तमाम बोर्ड मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसके लिए बेहतरी और इसकी पैदावारी सलाहियत जो है इसके अंदर इजाफा करने के लिए इकदाम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, और पाकिस्तान इसको अब अवेल करके जहाँ पे पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है, वहीं पर क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि एक ये सुनहरी बाब होगा, जिसमें सुनहरी बाब होगा कि एशिया के अंदर क्रिकेट का जिस तरह बुरा हाल हो चुका था, अब इसमें आपको वाजिया जो तब्दीली आइंदा चंद माह में ही नजर आएगी। ग्राउंड लेवल पे रिवाइवल का तो हम पहले दिन से देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी इसके लिए काम कर रहे हैं कि आपको निचले दर्जे के क्रिकेट को कैसे बहाल करना है, नीचे से टैलेंट को ढूंढ के कैसे लेकर आना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अभी तो 3 स्टेडियम्स की रेनोवेशन हुई, उसके बाद अगले 3 स्टेडियम्स और भी हैं, जिसमें एक नया बन रहा है इस्लामाबाद में, जिसका जो 3D डिज़ाइन है वो हम देख भी रहे हैं, और उसके बाद फैसलाबाद का स्टेडियम अपग्रेड करने के वाले, और जो नया स्टेडियम हैदराबाद है उसको अपग्रेड करने के लिए काम, और इवन देन कि मुल्तान का स्टेडियम भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो इन तीनों स्टेडियम्स को और एक नया 4 स्टेडियम्स ही आपके पास, ये तो आपके मुल्क की बात है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को अगर आप ऑन द होल देखें तो ये 2-2.25 अरब की आबादी की नुमाइंदा ये एक काउंसिल है, और आईसीसी के बाद, बल्कि यूँ कहिए कि आईसीसी अगर का जो पूरा वजूद है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को अगर निकाल दिया जाए तो वो बाकी बचता ही नहीं है उसमें। अब इसमें जो आईसीसी की मेजर अर्निंग है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से है, वो बेशक एक मैच हो साल में, लेकिन उसकी अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म को क्रिकेट की तरवीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और इसको पॉलिटिकली जो हाल ही में हमने देखा है जिस तरह से पॉलिटिक्स की गई है उससे इसको पाक रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी के बराबर का ये एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, क्योंकि इसमें जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है, बाकी कोई भी ऐसी नहीं है। आप अफ्रीका की देख लें, अफ्रीका में 2 या 3 टीम्स हैं टेस्ट की, और यहाँ पर जो टेस्ट टीम्स हैं वो आपके उनकी तादाद आपके सामने 4 टेस्ट टीम्स हैं। उसके अलावा T20 के लिए कोई 8 से 10 टीमें हैं, और ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई की भी इस तरह से क्वालिफाई राउंड में होता है, और इसमें हर फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, T20 भी है और जो ओडीआई का टूर्नामेंट वो भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम हुआ है, और इसमें जो इरफान भाई ने भी कहा कि एजाज़ की बात है, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि ये पाकिस्तान का एजाज़ है, ये पाकिस्तान को सदारत मिली है, और अब इसको किस तरह से आगे लेके चलना है, और उसके लिए बहुत सारा काम करना बाकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशियन इस रीजन में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है।
उम्मीद करते हैं, वैसे है तो नहीं उम्मीद हमारे हमसाया ममालिक से, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनसे कोई बईद तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि शायद इनको कोई ख्याल आए और क्रिकेट की तरवीज के लिए एक इस मौसर प्लेटफॉर्म बने, क्योंकि अब आगे शेड्यूल भी है एशिया कप और वो गालिबन शेड्यूल भी इंडिया में, तो उसके लिए किस तरह से आगे चलना है। और जाहिर है क्रिकेट की तरवीज इस रीजन में इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर होती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो इसके लिए जी हम इंशाल्लाह गुड लक भी कहना चाहेंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि क्रिकेट के हवाले बहुत सारी बेहतरी भी आएगी। अभी एक ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे तो ये खबर डिस्कस ही नहीं करनी बनती, लेकिन फिर भी सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। 24 किरात फी तोला सोना 3,32,800 रुपए का हो गया। राव साहब देखिए, गोल्ड के हवाले से ना एक मिथ चलती होती थी कि ये इसका जो एक्चुअल रेट है वो $1300 जो आलमी मार्केट में चलता है, और ये 1700 तक उस वक्त गया था, और ख्याल ये किया जा रहा था कि इसने फिर वापस आना है। और एक वक्त में आपको याद होगा आया भी था जी जी, गोल्ड की बहुत पहली दफा में, एक ही दफा मेरा पहली और आखिरी दफा कह लें कि वो उसकी कीमतें नीचे आती हुई देखी थी गोल्ड की, और वो अब उसके बाद तो आज तक हमने देखा है कि ये चढ़ाई करता चल रहा है और इसकी पेशकदमी बड़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जैसे मुस्बत खबरें आ रही है ना, गोल्ड की पेशकदमी भी ऐसी ही है, और हर रोज शराद खान अब्दाली की वो स्लग देखते हैं तो पता चलता है कि आज फिर नया रिकॉर्ड का, यानी अब आजकल बेशक ₹1 भी ऊपर जाए मिसाल के तौर पे, और वो नया रिकॉर्ड ही है, तारीख का बुलंदतरीन के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो किसी के बस से बाहर रह गया है कि कोई अपनी बच्ची की शादी पे उसको पहले होता था। ये तो रिवायत का हिस्सा है ना हमारी, कि आप चले गोल्ड की चीजें बच्चे को कुछ ना डालें, एक सेट तो होता ही है, वो भी अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। मैं राव साहब से यही बात कर रहा था कि जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं, तो शायद हमने जब अपने बच्चों की शादियां करनी है तो उस वक्त गोल्ड का रेट जो है 6-7 या 10 लाख रुपए के करीब होगा। जिस तरह देखें ये दिनों में रेट बढ़ ये दिनों में रेट जा रहे हैं। और ये अगर आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप सिर्फ 5 साल का या 7 साल का रिकॉर्ड देख लें, इसमें 7 साल के दौरान इसके अंदर इजाफा कितना हुआ। इसके अंदर जो है, जो सोना 50,000 रुपये तोला था वो इस वक्त 3.5 लाख रुपए तोला है, यानी कि इस पे 3 लाख रुपए का इजाफा सिर्फ ये 7 साल के दौरान हुआ है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि राव साहब ये बात करने की बड़ी जरूरत है कि जो लोग इस वजह से अपने बच्चों की शादियां लेट कर देते हैं कि सोना होगा तो उसके बाद करेंगे, या लोगों के अंदर ये जो जहेज और इस तरह का कल्चर है इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम आदमी के बस में अब ये चीज़ें नहीं रह गई। मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास में बहुत सारी बच्चियों की शादी भी इस वजह से नहीं होती है। मैं वही बात कर रहा हूं कि ये इसी वजह से खत्म करने की जरूरत है, लेकिन जहेज की वजह से नहीं शादी हो पाती है। जहेज की वजह से नहीं होती, और ये जहेज के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोने का। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जो 50% इम्पैक्ट है ना, वो तो आपका डॉलर की प्राइस की वजह से। इसको आप अपने ज़हन में रखें कि डॉलर चूंकि 180 रुपए तक अगर आता है तो इसकी ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए वैसे इसकी कीमत कम होती है, लेकिन वो डॉलर का इम्पैक्ट है। डॉलर आपको लगता है डॉलर को अगर ये नहीं जी, ये तो आने वाले टाइम में बुलंद तरीन सतह पर ही जाएगा। अभी भी बुलंद है। हाँ, अभी भी बुलंद तरीन है और मजीद जाएगा। बस मैं इसीलिए कहती कि अब इस चीज को क्या, गोल्ड का इकबाल बुलंद है। चलें जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। वजीर आला ने बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला किया गया है। रेडी बाजार कामयाब हो गया था। देखिए, रेडी बाजार के हवाले से अगर आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने कोशिश तो ये की है, अब इसको इसमें बिलाशुबा जो पेडेस्ट्रियन राइट है उसको सलब किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपके पास चॉइस क्या बचती है? नहीं, असल मकसद भी उसका पूरा नहीं ना हो सका। उसके अलावा भी जब आपको सारी दूसरी रेडियां भी साथ बाजार में लगी नजर आती है, कहता हूं उस रमजान में ये जो रेडी है, मॉडल बाजार वाली रेडी, इसके ऊपर क्या आपको हुकूमती नर्खनामे के मुताबिक चीजें मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। देखिए, बात तो ये है कि आप बहुत अच्छा काम हुकूमत की तरफ से प्लान बड़े अच्छे किए जाते हैं, लेकिन वो प्लान जब तक एग्जीक्यूट मुकम्मल तौर पर नहीं होता
उस तमाम जो प्लानिंग का, उस तमाम मनसूबाबंदी और हुकूमती इकदामात वो सारे जमीन बोस हो जाते ऐसे ही है। हैं। जब आपको पता चले कि जो एक गरीब आदमी को रेडी दी गई है और उसको कहा गया है, मुफ्त रेडी भी दी गई है और उसको ये कहा गया है कि आपने हुकूमती नरफनामे के मुताबिक चीज़ें बेचनी हैं, जब उससे आप जाके हुकूमती नरफनामे के मुताबिक चीज़ें लें तो वो आपको रोना ये रोक के दिखाएगा कि मैं मंडी से इतने की लेके आऊँ, मैं कैसे बेच सकता हूँ। अब आप उसका रोना सुनेंगे या आप हुकूमत की जो वो रेडी है जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर भी चिप्सा है उसको देख कर, अवेजा है, ये चिप्सा भी की जाती है वहाँ पे अक्सर, उसमें आप उसको दोष देंगे, उसको कसूरवार ठहराएंगे या उस रेडी बान को कहेंगे कि भाई तुमने जो है वो क्यों फ्रूट महंगा दे रहे हो। इसमें हुकूमत ने एक बड़े अच्छे प्लान बनाए हैं, मतलब कि ये एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए चीज है कि आप वो गली मोहल्ले में जो रेडियां लेके जा रहे हैं, हम सुन रहे थे रेडियां लेके जा रहे हैं, उससे उसकी बजाय आप एक हुकूमती डिजाइन के मुताबिक जो एक एसओपीज के मुताबिक बनी हुई रेडी है, तो प्रॉपर जो शहबाज शरीफ साहब का प्लान था ना, वो एक बाजार ही उसलिए मुख्तस किया जाना था। वो सारी चीजें थी। आपने आपको माल रोड पे आएंगे, कनाल रोड के ऊपर भी बड़ी नजर आती थी ऐसी रेडियां। एक दौर के अंदर आपको कनाल रोड के ऊपर भी रेडी बाजार जो है वो लगाए जाते थे। सारी चीजें होती हैं लेकिन अवाम तक इसका जो इम्पैक्ट नहीं आता, वो नहीं पहुंचा जाता। अच्छा जी, अब क्या प्लान है जी? सहूलत ऑन द गो, ये क्या है? ये माजी में कॉन्सेप्ट होता था ड्राइव थ्रू बाजार के नाम पे, यानी अगर आप देखेंगे तो 4-5 जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया था कि आप ड्राइव थ्रू तो आजकल हजरत के साथ आजकल हर सड़क के ऊपर है। सही बात है, मैं वही कहने लगी थी, रेडी बाजार भी ड्राइव थ्रू ही बना। अब इसमें बेसिकली ये सारी जो चीजें प्लान की गई हैं ये एट द एंड ऑफ द डे वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए ही इसको डिजाइन किया गया ताकि अशिया खरोनोश की कीमतें सरकारी शोर नहीं ना होती राव साहब, सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खरोनोश की कीमतों को फरोख्त करवाना ये एक चैलेंज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब चूंकि पहले फेज में तो बेहंगम सूरत हाल थी, आप ये देखें, और ये क्रेडिट आपको चाहते हुए ना चाहते हुए क्रेडिट देना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो इरफान साहब जो एक फैला हुआ रेडियो का निजाम था वो डिसिप्लिन में आया है, और ये मिजाज की तब्दीली के लिए मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप है। और अगर आप इसमें भी कामयाब हो जाते हैं तो कोई बईद नहीं कि आपकी फिर रिट, जब आप इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो फिर आपका रिट का इशू है जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, अच्छा उस पर आपकी एग्जीक्यूशन भी आसान होगी। आपको पता होगा 2, 4, 6, 10, 12, 14 जो मकामात हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है, तो उनको बजाय इसके कि पूरे शहर में ये फैला हुआ था निज़ाम और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी, इंक्रोचमेंट थी, उसके बाद जब उनको हटाते थे उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता था, फिर और मसाइल सामने आते थे। तो ये एटलीस्ट इन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। एक आपको सिमेट्री निज़ाम नज़र आ रहा है, आप शादमान में जाएं, गुलशन रावी में जाएं, आप लोअर माल पे देखें, भले ही वहां पर जो पेडिस्ट्रियन राइट है वो स्लब किया गया है, लेकिन चूंकि चॉइस आपके पास नहीं थी और उसको उसी को ही आपने इस्तेमाल करना था। उम्मीद ये है कि जो ही ये सारा सिस्टम होगा और ये गो जो सहूलत ऑन द गो बाजार होंगे, ये इनकी नए 14 मकामात की आइडेंटिफिकेशन की गई है। ये मॉडल बाजार अथॉरिटी ने ये किया है। मॉडल बाजार के अलावा अब मॉडल बाजार चूंकि अब सहूलत बाजार होंगे तो उसके अलावा ये ड्राइव थ्रू की जो बात बीच में रहेगी, ड्राइव थ्रू बाजार के नाम पे ये कॉन्सेप्ट होगा, यानी आप गुजरते गुजरते आपकी गाड़ी की स्पेस भी होगी और आप खरीदारी करके भी चले जाएंगे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस यहाँ पे अब एस्टेब्लिश करना एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए अब जो जिले इंतजामिया सवाल ये ना कि अच्छा है, आपका प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इन बाजारों में जो आपका सरकारी रेट है, जो हम आम मार्केटों में भी देखते हैं कि निर्खनामा लगा दिया जाता है लेकिन उस पर आपको चीजें नहीं मिल रही होती, वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगे? देखिए असल इशू ये है कि आप जो मेन आपकी मंडियां हैं जहाँ से ये लोग ग्रोसरी करके लाते हैं या सब्जियां आती हैं या फल आते हैं, वहाँ पे आप कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम करें ताकि जो रेडी है, दुकानदार है, इसको चीजें अगर उनके क्योंकि मसाइल ये हैं कि वो कहते हैं हम इतने रेट पे लेकर आए, अच्छा हर एक से आप बात करेंगे, आप वो चाहे अकबरी मंडी में चले जाएं, वही आप फ्रूट मंडी में चले जाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, वहां पे भी आप बात करेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो ऐसे आई है, किसान ने इतने की बेची है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमारे इतने पैसे लग गए तो हम हुकूमती देखिए ये सरकारी निर्खनामे के मुताबिक तो हमने मटन और बीफ को फरोख्त होते हुए नहीं देखा। सरकारी निर्खनामा देख लें,
या कभी कोई भी ईद नहीं के देखा। दिनों में क्या ये नजर आया है? एक डेकेड गुजर गया जब से ये चीजें जो फ्लक्चुएट हुई ये हैं। बाजार वगैरह और ये- लगाने की बजाय और इसके ऊपर अब अगर छोड़ें काम उसको, किया जाए- चले मटन और बीफ को आप समझ लें कि आप ये एलीट की खुराक है, समझ लें जी। फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं चिकन तो सस्ती प्रोटीन आम आदमी की खुराक है ना, अब वो जब 800 रुपये जाएगा तो बाकी क्या बात रह जाएगी। तो सरकारी रेट देख लें, और उसमें अभी कल ही की बात है जो इसका चिकन का रेट था वो साफी गोश्त में 850 के 900 रुपये। अब ये कोई बात है करने वाली? यहाँ पे सारी प्रोडक्शन है। तो यही तो हमारा और पॉइंट है ना कि यही आप तो ये मसला बाजार है बनाते कि चले आप जाए, बाजार लेकिन बनाएं, हुकूमती आप रेडियां लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, जब वहां पे अगर सहूलत महंगी तो चीज तब होगी जब आवाम को सस्ती अवामी चीजें नरखनामे मिलेंगी। जो हाँ। हुकूमती नरखनामा है उसके मुताबिक देखें हुकूमतें कितनी अब यहाँ पे आप किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें तो वो आपको फौरी तौर पे अपना नरखनामा निकाल के दिखा देगा। देखें जी चिकन जो है वो 400 रुपए है, देखें जी ये गोश्त जो है जो बीफ है ये हम ऐसे ही है, 800 रुपए या बिल्कुल 900 रुपए जो भी उसके ऊपर लिखा होगा उसके मुताबिक फरोख्त हो रहा है। इसमें मटन जो है वो जी इतने का फरोख्त हो रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें बेबुनियाद होती हैं जब आप सड़क के ऊपर निकलते हैं, जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं किसी स्टोर के अंदर, अच्छा, किसी दुकान के फिरोज साहब, ये अंदर, प्लानिंग का हिस्सा रहती प्लानिंग होंगी। की बजाय जब इस अगर प्रोजेक्ट की इसके CM ऊपर काम कर लिया जाए, एक तजर्बा कामयाब हुआ है ये हालिया रमज़ान में कि तमाम मॉडल बाज़ारों में जो कि सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर बराह रास्त आड़तियों को स्टॉल्स दिए गए हैं, यानी उस मार्जिन को ख़त्म। और ये वाकई चलिए, ये भी एक अच्छा इक़दाम है कि ये आपने इम्पैक्ट भी- आया है। और इसी फार्मूले को अगर रेप्लिकेट करके ये जो नए 14 उसमें 14 चीनी आड़तियों को देकर देखिए, चीनी जो आपको चीनी क्या में- 200 रुपए और नहीं भाई मिली। मैं आलू टमाटर प्याज की बात कर रहा हूँ, सब्जियों की बात लेकिन कर इस रहा हूँ। रमजान में ना आप मैं आपको बताऊं चीनी सबसे बड़ा आना मसला थे। रहा है। चीनी तो माफिया है। देखें वो भी चीनी तो क्या- आपको वो भी तो आपको ने सरकारी तो इस नरखनामा माफिया उसका को भी निकाला तो है, वो कंट्रोल माफिया कैसे है करना नहीं है? है, लेकिन सरकारी नरखनामे के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना सरकार का काम है, ना कि आपका। तो मैं ना राउत मेरा, साहब ना- से ये पूछ रही ना, बाजार प्रोजेक्ट की तो सीएम साहबा अब ने ये मंजूरी दे दी, जो 14 तो क्या मकामात इसमें होंगे- इस चीज को इंश्योर किया गया कि प्राइस का भी ख्याल रखा जाए? Obviously इसमें इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव ही है इसके पीछे। रेडियां बनाने का भी यही ऑब्जेक्टिव था। रेडियो पे देखिए आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 1.5 लाख रुपए की रेडी आपने मुफ्त में दी है। वो क्यों दी है? गवर्नमेंट ने क्यों दी है? इसीलिए कि एक तो आपकी जो इंक्रोचमेंट का इशू है वो एड्रेस हो, और जगह जगह की बजाय मुख्तस जो पॉइंट हो इसके वहां पर रेडियां आपको एक जैसी नजर आए। ये पिछले 10 साल से हम सुन रहे थे, किसी से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने एग्जीक्यूट किया है। अब ये भी तो देखे ना, लेकिन- नहीं, execute तो हो गया। अब उसमें- सवाल फिर अब- यही है कि अब उन इसमें रेडियो में- मेरी बात सुने, जब कोई चीज आप करते हैं तो उसमें नए जो इश्यूज होते हैं फिर उनको भी आपको पता राव साहब चलता है। ये नरखनामे और- वाला कोई नया इशू नहीं है, ये तो नहीं, पुराने नहीं, इशू इरफान साहब नहीं, मैं- हम अब ये उन्हीं बात कर रहे रेडियो हैं में कि अगर नरखनामे के हुकूमती ऊपर निर्देश के पहले मुताबिक नंबर पे चीजें तो नहीं ये मिल जरूरी रही, था ना राव कि साहब इनको तो सारों क्या को- फायदा है? पहले एक- नंबर पे ये जरूरी है कि सरकारी नरखनामे के ऊपर चीज That is मिले। the point, वो चाहे पुरानी रेडी पे मिल रहा हो। वो पुरानी रेडी पे हाँ, मिल रहा हो, वो हमें दुकानदार नहीं के लेना पास देना मिल रहा हो, उससे। वहां पे इससे अगर इससे आप कौन आप इनकारी है? सहूलत बाजार बना दें, इससे आप कौन ड्राइव इनकारी है? बना दें, हर किसी के पास तो इससे गाड़ी वैसे नहीं बाय द वे है। राव साहब। इससे कौन इनकारी है हाँ। कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद ना हो? इससे कोई इनकारी है? राव साहब, मेरी बात सुनिए ना। चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इस पर स्ट्रिक्टली इसका Yes, that is the चेक point. रखना चाहिए। ठीक है, आपने ड्राइव थ्रू वाला बाजार और बना डीसी दिया, लाहौर really को भी इस appreciate। पे कितने लोगों काम के करने पास की गाड़ी जरूरत है भाई, कितने लोगों के अब पास आपके पास गाड़ी? 10 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, अगर अब भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए उनको मुश्किलात 500 भी हैं कर तो देंगे फिर तो- अल्लाह ही हाफिज है। अलग से Authority आपको डिपार्टमेंट बना बन दी। गए, कम्युनिटीज एंड वो डिपार्टमेंट अलग से बन गया, प्राइस कंट्रोल और कम्युनिटी डिपार्टमेंट अलग है। अब फिर भी अगर नहीं होता, अब पैरा अथॉरिटी बन रही है, पैरा अथॉरिटी के आने के बाद भी अगर सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद और नहीं इन होता दोनों अथॉरिटीज तो का फिर- काम सिर्फ प्राइस कंट्रोल है, जाहिर है ये और ये- उसके बावजूद अगर ये हालात रहते हैं तो फिर समझ से बाहर है कि कौन कंट्रोल करेगा। बाकी वो आप ड्राइव थ्रू बाजार बनाए, वो आप रेडी बाजार बनाए, अगर On the आवाम go को वाला। रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर इन तमाम बाजारों में हुकूमती निर्ख के मुताबिक चीजें नहीं मिलेंगी, हम सस्ती नहीं कह रहे, जो रेट लिस्ट आप निकालते हैं बस उसी के मुताबिक ही आवाम को चीजें चाहिए, नहीं मिल रही तो क्वेश्चन मार्क है। अगर हुकूमती निर्ख के मुताबिक आपको गंदी चीजें मिल रही हैं, आपकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो फिर वो बाजार कैसा बाजार? फिर आवाम को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शादरा अस्पताल में करंट लगने से 5 साला बच्चा जाम बहक, लवाहिकीन की तरफ से एहतजाज किया गया, जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, और अभी अपडेट ये आई है कि सीएम साहिबा ने वाकई का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों का तयन करने का कहा है।
करंट लगने का वाकया शाहदरा हॉस्पिटल में। राउत देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि बच्चा जाहिर है लवाहिकीन के साथ गया होगा किसी के साथ, और वहाँ पे पार्किंग एरिया में बच्चा राइट लेफ्ट हुआ या खेलते हुए। इससे पहले चिल्ड्रन में भी एक ऐसा वाकया पेश आया, बच्चा गटर में गिर गया। अब ये जो अस्पताल की इंतजामिया है, अब मैं इस पे क्या बंदा करे कि बच्चे जाते हैं किसी की तीमारदारी के लिए और उसके बाद अपना एक जो बच्चा है उनको किसी अस्पताल में आप इयादत के लिए जाएं, तो लिफ्ट गिरती है आपकी अपनी, हड्डियां टूट जाती हैं, वही ना, हड्डियां जुड़वाने जाते हैं, हड्डियां तोड़वा के आ जाते हैं, ऐसे ही है अस्पतालों में। तो बदकिस्मती है ये। हालांकि शाहदरा हॉस्पिटल जो है वो ये बहुत पुराना नहीं है, 10-11 में ये बनाया गया था और टीचिंग हॉस्पिटल है। उस एरिया के हवाले से जो तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने में उसका किरदार है, इससे कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन जो इंतज़ामात हैं और उन इंतज़ामात के हवाले से जो हर एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल की ज़ाहिर अलग है, तो तवज्जो इस पे करें। अब इस पे इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि किसी की जान चली गई यार। ये मामला इतना छोटा मामला नहीं है, अब इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी गफलत हो एटलीस्ट उसको टेकन टू टास्क जरूर होना चाहिए, ताकि ये मिसाल बने और कोई भी हो इसमें, और इसको लिंगर ऑन करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं जी, फौरी तौर पर किस वजह से वो तार नीचे गिरी थी और कौन इसका जिम्मेदार है, कौन था ड्यूटी पे, तो इस सारी सूरत हाल का तयन एक ही 3-4 घंटों का काम है ये, इससे ज्यादा का है नहीं। राव साहब देखें, और रिपोर्ट तलब करना, रिपोर्ट तो चीफ मिनिस्टर की हम देखते हैं कि हर केस में तलब, ये रवायती है और रवायती जुमले के अंदर अब तक तो इस पे काम हो जाना चाहिए था ना। आप इसको छोड़ दें, आप इस वाक़े को अभी एक साइड पे रखें, इसको भूल जाए। आप जब लिफ्ट गिरी थी उसके जिम्मेदारों के साथ क्या किया गया, कुछ भी आपको नजर आया? हॉस्पिटल में गटर में बच्चा गिर के मर गया। हाँ। आपको कोई उसके ऊपर भी कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट तलब की गई थी, उस रिपोर्ट का क्या बना? कोई जिम्मेदार आपको नजर आया? आज आके वही गरीब जो है वो जिम्मेदार है जिसका बच्चा मर गया, या वो बच्चा जिसकी मौत हो गई, दुनिया से चला गया, वो जिम्मेदार था कि वो इस माशरे में आया जहां पे इस कदर बेहिसी है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और जाके सिर्फ अपने फोटो सेशन करवाए जाते हैं, रवायती एक स्टंट किए जाते हैं। नजर आता है कि जी एक वजीर जो है वो नकाब करके हॉस्पिटल के अंदर सरप्राइज विजिट कर रही हैं और बगैर बताए वहां पे जा रही हैं, तो साथ कैमरामैन भी हैं, पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आ रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजियां बंद करके अगर इन चीजों के ऊपर फोकस करके काम किया जाए तो ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्यों नहीं बेहतर की जाती? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ टिकटॉक, आपकी प्रायोरिटी के अंदर फेसबुक, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर सोशल मीडिया, तस्वीर बनवाना है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक शेर है हॉस्पिटल के अंदर। अगर राव साहब जब लिफ्ट गिरी थी उनके लोगों को जिम्मेदार जो करार देकर उनको कटहरे में लाया जाता, कड़ी सजाएं दी जाती, तो उसके बाद अगला वाकया ना होता। वो उस वाक्य को कुछ नहीं किया गया, जिम्मेदारों को कुछ नहीं किया गया, एक और बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया। अब इस वाक्य में भी कमेटी बना दी गई, अगले वाक्य का इंतजार किया जाएगा जिसमें भी वजीर आला जो है फौरी नोटिस लेंगी और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खलके खुदा तुझे बगायबाना क्या, बेस बदल कर जाने से क्या होगा। अब मसला तो ये है कि जो ड्यू फंड्स हैं वो दें और उसके बाद उनसे पूछें कि क्यों ये सर्विसेज आपने नहीं दी, बिल्कुल उसके बाद ये काम करने वाला है। आप वो रवायती तौर पे अब ये जो नोटिस हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब ये तो रवायती जुमले हैं, ये जान जाने का नेमुल बदल अफसोसनाक है जी। इसमें क्या फर्दर इस पे क्या कर सकते हैं? अलबत्ता ये मामलात एक के बाद एक इस तरह के वाकयात पेश आना, अस्पतालों में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि काबिल गौर हैं, जिन पे फौरी तौर पर काम होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। इरफान मलिक साहब, आपकी खबर है जिनसी तशद्दुद रोकने के लिए तमाम थानों में स्पेशल यूनिट कायम किया गया है, किस तरह से ये यूनिट काम करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जो एंटी विमेन रेप एक्ट था 2021, उसके तहत जो स्पेशल यूनिट तश्कील दिए गए थे, जिसका काम ये था कि बच्चों, ख़वातीन के साथ जिनसी हरासगी के वाक़यात जो होते हैं, हरासा करने के वाक़यात, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात जो रूनमा होते हैं, इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इसके लिए इस एक्ट के मुताबिक, जो एक्ट 2021 था, एंटी विमेन रेप एक्ट, इसके तहत कहा गया था कि जो ख़वातीन जो हैं, क्योंकि वो विक्टिम हैं और इस विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए और इस विक्टिम की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ख़वातीन जो हैं वो पुलिस ऑफिसर जो हैं वो तैनात की जाएँ, ताकि इन केसेस के अंदर जो करार वाकई सज़ाएँ मुल्ज़मान जो हैं उनको दी जा सकें।
लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इस वाक़यात के बढ़ने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकाम दिए गए थे, क्योंकि इनकी तादाद अगर देखी जाए तो ये 121 थी पूरे पंजाब के अंदर। लाहौर में सिर्फ 7 यूनिट जैसे काम कर रहे थे और पूरे पंजाब में ये 121 थे, जिसको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अहकाम दिया गया कि इनका दायरा कार वसी किया जाए। अब इसको 263 कर दिया गया। लाहौर के तमाम जो सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ये लोग मौजूद होंगे जो ऐसे केसेस हैं उनकी तहकीकात करेंगे। हाँ, वी होप कि ये अच्छे तरीके से काम भी कर सके। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम डिस्कस करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि स्टमक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि पूरे रमज़ान, क्योंकि हम लोग फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं और फिर सहरी के बाद खाना खाते ही फ़ौरन सो जाना, तो ऑलरेडी जो स्टमक के पेशेंट थे उनको बहुत सारे मसाइल रहे और बहुत सारे लोग स्टमक के मरीज़ बन गए। अब इसके लिए आपको करना क्या है? मैदे के अमराज का इलाज क्या है? आपको किस तरह से केयर करनी है? आपकी डाइट हैबिट होनी क्या चाहिए? और इसके साथ साथ ग़िज़ा का रोल क्या है? ज़ूद हज़म ग़िज़ा कौन सी है? अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर उसामा फैज़ान साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ समन इश्तियाक माहिर ग़िज़ायात हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि मैदे के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं, वजूहात इसकी क्या है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैदे के अमराज की बढ़ने की वजह वो मुझे भी बताने की बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, और आपको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पहले ही। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफस्टाइल है, मेनली इज़ द लाइफस्टाइल जो कि हम लोगों को मैदे के प्रॉब्लम्स कर रही है। वो लाइफस्टाइल क्या है? हमारी भी अर्बनाइजेशन के साथ जल्दी खाना, क्विकली मेड फूड खाना, इजीली अवेलेबल फूड खाना। हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, बर्गर हो, शवारमा हो, कोई पास्ता अवेलेबल हो, और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड हो, चाहे वो किस तरह से भी बना हुआ हो। इन प्रॉब्लम्स की वजह से, और लेट नाइट खाना, और जब खाना तो बिल्कुल ऐसे खाना कि जब तक टेबल पे खाना ख़त्म नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सो एक्चुअली जो ये इश्यूज़ हैं ये लाइफस्टाइल्स के इश्यूज़ हैं। हम लोग अक्सर प्रोग्राम्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि आपने भी अक्सर दफ़ा डिस्कस किया है कि जो खाने हैं हमें बहुत ज़्यादा हम ऑयली या बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाले खा रहे हैं, वो तो है ही, वो तो एक आंसर है ही, वो एक तो एक प्रॉब्लम है ही। लेकिन और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो हम लोग मतलब आउटिंग करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, उनमें बाज़ का ऐसे एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से भी मैदे के प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो मैदे की प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें मैदे की जलन सी हो रही है, बर्निंग से फील हो रही है। बाज़ लोग, मोस्टली जो लोग हैं उनको मैदे का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें ज़्यादा रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। जो खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा खाती है या खाना खाते ही लेट जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जो स्टमक का सारा कंटेंट है विद एसिड, वो हमारी खुराक वाली नाली में कड़वा पानी जी जी वो अल्लाह मियाँ ने स्टमक को एक ऐसी लाइनिंग से बनाया हुआ है जो कि हमारी स्टमक की जो एसिड है, और उस एसिड की पीएच आप यकीन करें इट्स अराउंड 4 to 5, और 4 to 5 पीएच का मतलब है कि अगर उस एसिड को हम इस ये सोफे पे रखें, थोड़ा सा डालें उसका ड्रॉप, तो ये बर्न आउट हो जाए। अच्छा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने इसमें एक सुराख हो जाए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी लेयर बनाई है स्टमक में कि वो इसे बर्न आउट होने नहीं देती, वो उसके अंदर कोई सुराख नहीं होने देता। लेकिन एसोफेगस जो खुराक वाली नाली है उसमें ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। जब ये एसिड ऊपर आएगा तो पेशेंट्स को छाती के पीछे जलन, दर्द, उन्हें अपना सांस घुटा हुआ महसूस होगा, सारी रात नींद नहीं आएगी, और फिर उसके साथ साथ फिर आगे प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं। नींद नहीं आनी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़। हम लोग वैसे ही 2 लोगों का काम एक बंदा कर रहा है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आते हैं, वो पेन और एग्रीवेट हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही हैं। सही। तो बुनियादी तौर पर मसला क्या है? डॉक्टर साहब की बातों से मैंने अंदाजा लगाया, हमारा लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल ही मसला है जो कि बहुत सारे, ना सिर्फ मैदे के अमराज बल्कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। अच्छा जी, सिंपल ग़िज़ा की बात कर लेते हैं, सादा खुराक जिसे कहा जाता है। समझ कौन सी होती है?
अच्छा अना, अगर देखा जाए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारी हर बीमारी जो होती है ना वो गट हेल्थ से, आपकी गट हेल्थ सही है तो आप ओवरऑल हेल्दी हैं। आजकल हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में इंडाइजेशन, गट, एसिडिटी, ये सब कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी देखा जाए तो रमज़ान में भी हमने थ्रू आउट पूरा एक महीना खुद को इतनी हमने तली हुई चीज़ों में इंडल्ज रखा, साथ मीठे मशरूबात भी आ रहे हैं, पकवान भी आ रहे हैं, सैरी हो रही है तो वाइट्स के वो बुफे सिस्टम चल रहा है, अफ्तारी हो रही है तो जितना कुछ हमारे दस्तरख्वां पे हम सब कुछ खा रहे होते हैं। सो मेन आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि सुबह हमारा एक आइडियल टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का 7 to 8, सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट करना और रात का जो शाम का खाना बड़ा लाइट और जल्दी कर लेना। लेकिन हमारा उल्टा ही हो रहा है कि अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 12-1 बजे वो एक ब्रंच टाइप हो रहा है, और अगर लेट नाइट खा रहे हैं तो रात को जब तक हम सो नहीं रहे बेड तक हम मंचिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। सो सारी बात आपकी डाइट पे और आपके लाइफस्टाइल पे आ रही होती है। अगर सिंपल ग़िज़ा की बात की जाए ना, जो आपने पूछा है, उसमें सबसे पहले ये होता है कि जितनी हमारी ये प्रोसेस चीज़ें हैं इनसे जितना अवॉइड कर सकें, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि प्रोसेस चीज़ें मीन्स के आप देख लो कितने प्रोसेस से गुजर के आपके पास आई है, और डब्बे में पैक चीज़ें उसमें कितने फूड एडिटिव्स हैं, कितने फ्लेवर्स हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह हो सकते हैं। सो जितना हो सके जितनी नेचुरल डाइट है वो लेनी है, एक इत्तेदाल, मॉडरेशन इज द की, वो बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी और क्वांटिटी, आपके फूड की क्वालिटी किस कुकिंग ऑयल में बन रहा है, कौन सी चीज़ को आप चूज़ कर रहे हैं, आपकी प्लेट जो आप ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है। एक हेल्दी चीज़ की भी आप एक्सेस क्वांटिटी खा लेंगे तो वो भी आपको जो है इवेंचुअली प्रॉब्लम करेगी। सो डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, क्या बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले लोग जो हैं वो मैदे के अमराज का शिकार होते हैं? बहुत स्पाइसी खाने वाले होते हैं? क्योंकि हम अभी इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेना कि आपका फूड का कंटेंट कितना होना चाहिए, और कुछ लोग बार बार खा रहे होते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं उनको मैदे के मसाइल होते हैं? देखिए, अगर हम मैदे के थोड़े से फंक्शंस को समझ लें तो मैदे के 3 फंक्शंस मेनली हैं। उसका हाजमे में कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसने वो एक हमारा एक थैला है जिसमें हमने खाना खाना है, तो उसमें आके उस बैग में खाना स्टोर होना है, उसने फिर उस खाने को मिक्स करना है, और फिर एक काइम सा बना के, एक रतूबत सी, एक पतला सा मादा सा बना के उसको हमारे इंटेस्टाइन में पुश करना है ताकि हम वो इंटेस्टाइन में हजम हो, हमारी बॉडी को मिले। अब आप स्टमक की एक कैपेसिटी है 1 लीटर, आप उसमें 3 लीटर डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं या खाना खाते ही लेट रहे हैं, अब क्या होगा, सारा एसिड कंटेंट वापस आएगा। स्टमक बेचारे को कुछ जगह तो दे ना, वो खाने को मिक्स कर सके। फिर विद एज, विद डिफरेंट डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हमारा स्टमक थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपेसिस। हम लोग समझते हैं कि जो मैं 17 साल की उम्र में सुबह 2 रोटियां, दोपहर को 2 रोटियां, शाम को 2 रोटियां खा रहा था, अब मैं 30s में भी वही खाऊंगा। 30s में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, अब आपको ना उतनी कैलोरी चाहिए ना उतनी रोटियां चाहिए। अव्वल तो बात की हमें रोटियां गिननी नहीं चाहिए, ये डॉक्टर समन है वो हमें अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि रोटी हमें अपनी डाइट से कम करनी होगी। रोटी इज़ नॉट अ एसेंशियल थिंग। हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं खांदा है तो 3 रोटियां खांदा है बस, ठीक है। तो 3 रोटियों की अगर वो 7 सालन और वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन करें रात को बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि मेरी तो कैलोरीज 2500 हो गई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप कहेंगे ऑयल, वो कहेंगे हम तो ऑयल डालते ही नहीं। आप उनसे पूछें आपके कितने बच्चे होंगे, 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, हम 4 लोग हैं फैमिली के, और महीने के एंड पे आप पूछें कितना ऑयल यूज़ होता है, कहेंगे 5 लीटर ऑयल यूज़ होता है। तो 5 लीटर ऑयल आप देखें, इतना बड़ा एक कैन है, वो आपके अंदर चला गया, सबके अंदर, तो कहेंगे हमने तो कुछ भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। सो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मॉडरेशन रखें डाइट में, जो सुन्नत नबवी है, पेट आधा हो तो खाना बंद कर दें, रोटी 2 टाइम की, जो हमेशा हमने हर जगह बात सुनी है, रोटी 3 टाइम की नहीं है। फूड एडिटिव्स ना लें, फूड की जो टेस्ट इन्हांस करने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट और दूसरी को जैफल और जलवत्री, ये वो चीज़ें वो ऐड करते हैं। बाज़ लोगों को उन चीज़ों से, वो जो एडिटिव ऐड करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उस एलर्जी के लिए भी डॉक्टर समन है वो हमें भी बताएंगे कि वो जो एलर्जेंस हैं वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे लेकिन आपको एक चीज़ से मोनोसोडियम ग्लूटामेट से एलर्जी है, उसको खाते ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपको इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, आपको हो सकता है कि एग से एलर्जी है, आपको हो सकता है कि वीट से एलर्जी है, आपको हो सकता है कि नट से एलर्जी है, आपको पोल्ट्री से एलर्जी है, ठीक है। तो ये जो एलर्जी वाला सेगमेंट है, मेरा ख्याल है कि इसे भी टच करना चाहिए
इसको भी देखना ये चाहिए। बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको सूट नहीं कर रही है। खैर, अब मैदे के मरीज जो हैं उनका इलाज क्या है, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, वो समन बताएंगे, और फिर उसके साथ साथ उसके इलाज का मरहला क्या है वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं जी हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समन, आप मैदे के जो मरीज हैं उनकी खुराक होनी क्या चाहिए, नाश्ते में क्या लें, दोपहर के खाने में और रात के खाने में? अच्छा है ना, ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे मेनली 5 मेन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा अनाज का पोर्शन आता है। अनाज में देखा जाए तो आपका रोटी, चावल, ब्रेड, ये चीज़ें आती हैं। बट उस चीज़ में भी अक्सर मेरे पास क्लाइंट पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि रोटी खाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सो जब हम उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पे वो 2-2, 3-3 रोटियाँ ले रहे होते हैं। सो हम कहते हैं कि रोटी खानी है तो आपने उसका पोर्शन कंट्रोल कर लेना है, और वो डिपेंड करता है कि आप रोटी किस आटे की ले रहे हैं। आपका मल्टीग्रेन है, प्योर गंदम है, या मैदा आप ले रहे होते हैं। अक्सर हमारे नान चने सुबह ब्रेकफास्ट में चल रहे होते हैं जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे आपका प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। सो अगर आपने रोटी लेनी है तो आपने उसका मॉडरेशन में आपने लेनी है, और एक उसका साइज़ छोटा कर देना है। एक तो वो आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आप साथ अगर सेकेंड हमारा आ जाता है कि प्रोटीन, जिसमें हमारा अंडा, कीमा, गोश्त, दालें, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन हम इसमें भी देख रहे होते हैं कि कुकिंग ऑयल ऊपर तक डल रहा होता है, और प्रॉपर हमें लगता है तब तक हमारा खाना कुक नहीं हुआ जब तक वो तेल ऊपर ना आ रहा हो, और उसके बाद मिर्च, मसाले, ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो जितना कम से कम आप स्पाइसी फूड रखेंगे उतना आपका ये जितना एसिडिटी, गर्ड, इंडाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और जितनी चिकनाई के बगैर वाले सालन लेंगे, कि जो खुश्क सालन होता है ना, जितना आपका एक खाना मतलब ऑयल में भन गया, उसके ऊपर जो हम तेल डाल रहे होते हैं प्रॉपर, और अक्सर मैंने लोगों में हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस देखी है कि ऊपर मिर्च, मसाले भी, नमक भी डाल रहे होते हैं, स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, मिर्ची भी डाल रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम करता है आपकी स्टमक की लाइनिंग को भी, और ये जो कि लेटर ऑन आपके अल्सर्स इन सब में आ रहा होता है प्रॉब्लम। सो खाना भी अगर आपका जो भी ग्रेवी है, सालन है, उसको भी कम से कम कुकिंग ऑयल में बनाया जाए और कम से कम स्पाइसी हो। उसके साथ आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मलाई के बगैर होना चाहिए आपका। एक तो ये, और ब्रेकफास्ट आइडियल टाइमिंग जो आपके 7 से 8 या 8 से 9, वो जो हम जितना लेट करते रहेंगे वो हमें प्रॉब्लम करेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाना है, एक टाइम पे पेट भर के नहीं खाना। ये ब्रेकफास्ट की बात आ गई। लंच अगर देखते हैं तो अक्सर लंच में हम या तो स्कूल में बच्चे होते हैं, या वर्किंग वुमेन्स ऑफिसेज में होती हैं, डिफरेंट जगहों पे आप लोग हो रहे होते हैं। सो आप अपने घर से ही कोई सैंडविचेस ले जाए या सैलड्स बना के ले जाएं, कि जिसमें आपका फ्रूट का पोर्शन भी चला जाए, आपके वेजिटेबल पोर्शन भी चला जाए। और जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8, जो कि बड़ा लाइट सा होना चाहिए। अगर आपने रोटी भी लेनी है तो आपने पोर्शन उसका कंट्रोल कर देना है। आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ऐसी चीज़ें लेट नाइट तक नहीं लेते रहना, और अपनी कैलोरीज को प्रॉपर आप उसको एवेलुएट करके आप प्रॉपर खाएं कि आपकी एक टाइम पे आपने सिर्फ एक रोटी लेनी है, और वो भी जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तीनों टाइम रोटी खाना नहीं है फ़र्ज़ कि आपने तीनों टाइम सुबह भी रोटी लेनी है, दोपहर में भी लेनी है, रात में भी लेनी है। और अगर आपके घर में या पे कहीं आप गए हैं वहाँ पे राइस बने हुए हैं, तो वो भी 8 to 10 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, जिसकी कैलोरीज एक रोटी के इक्वलेंट होती है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है ना कि हम प्रॉपर बिरयानी बनी है तो प्रॉपर प्लेट ले रहे हैं, 2-2 प्लेट्स खा रहे होते हैं, तो जितना आप अपने स्टमक पे बर्डन डालेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो खाना सब कुछ है, एक मॉडरेशन में खाना है, कम से कम स्पाइसी होना चाहिए, कम से कम कुकिंग ऑयल में होना चाहिए, और रात को सोने से 2-3 घंटे पहले आपने खा लेना है। ठीक हो गया। मैदे के मरीजों का इलाज क्या है डॉक्टर साहब? सबसे अहम जो कि हम काफ़ी पूरे प्रोग्राम में डिस्कस किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। जैसे मैडम ने बताया, इतदाल से खाएं, खाना थोड़ा थोड़ा खाएं। अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग मसला आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। रिफ्लक्स है जी, खुराक पर नाली एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक वॉल्व है, वो ढीला है, उसको मैं मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकता हूँ? वो तो रिफ्लक्स होता रहेगा। बिल्कुल। आप खाना खाते रहें, पेट भर के खाएं, खाना खाते ही लेट जाएं, और सिगरेट नोशी, अल्कोहल इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, इट्स नॉट वेरी नॉट uncommon thing. These all things results in gastric problem, esophageal problems, gastric motility problems. ठीक है? So number 1 तो ये है। Number 2 पे if you have a severe pain, warning symptoms हैं, like weight loss है, खून की कमी है, आपको काले पखाने आते हैं, HP आपकी हीमोग्लोबिन बार बार ड्रॉप कर रही है, अदर रूल्स आउट हो गई हैं जैसे फीमेल्स में है, और खून की उल्टी आना, आपकी फैमिली में कैंसर्स के प्रॉब्लम्स हैं। सो आप मैदे के इश्यूज़ को लाइटली नहीं लें, आप फिजिशियन से मिलेंगे और आप प्रॉपरली अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे। अदरवाइज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन
इससे पहले अगर हम अल्सर के सिम्टम्स डिस्कस कर लें, वो क्या जी जी, होते हैं? जो मैदे का अल्सर है, ऑल्दो इट्स नाउ नॉट वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि सबको राइजिक का नाम आता है, सबको मैदे के कैप्सूल्स के नाम आते हैं, वो जाके खा लेती हैं और अल्सर बनता नहीं है। ये प्रीवियसली पास्ट हिस्ट्री थी कि अल्सर्स आते थे, वो स्टमक की परफोरेशन कर देते थे, वो खून की उल्टियाँ आती थी, अब लेस कॉमन है। ठीक है, उसकी सिम्टम्स मेनली पेशेंट्स को इनिशियली यही है कि सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होती है जो रेडिएट करती है बैक की तरफ, और इसके अलावा जो मैंने वैसे बताया कि खून की कमी, कालिब खाना या खून की उल्टी आ जाना, ये स्टमक अल्सर्स की सिम्टम्स है। और अल्सर्स अमूमन लेस कॉमन है और इसका डायग्नोसिस भी विद एंडोस्कोप है, वो किसी अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता। अल्ट्रासाउंड आपको रेडियोलॉजिस्ट वैसे ही आपको कुछ समझाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि हमने कॉमन हमारे लोग हैं लेमैन, हम लेमैन में समझा देते हैं जी अल्सर है। अब अल्सर होता नहीं है, वो अमूमन मैदे की सोजिश या इन्फ्लेमेशन या मोटिलिटी प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो मेनली तो पेन, और अगर वो कॉम्प्लिकेट कर दिए तो खून की उल्टी, कालिब खाने और उसकी आंत को ज़्यादा लग सकता है, ये ज़्यादा कॉमन है। और इसकी अल्सर की मेनली जो वजूहत हैं आजकल हमारे, तो एक तो डाइट नंबर 1, नंबर 2 पे NSAIDs, पेन किलर्स, डिक्लोरान, ब्रूफीन, पॉन्स्टान, मीग्रेन हमारे बहुत कॉमन है स्पेशली फीमेल्स में, जिससे पूछने कहेंगे मैं पॉन्स्टान लेती हूँ मैं, इसके अलावा और प्रॉब्लम्स की वजह से वो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी, जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाने के साथ पानी पीने की आदत होती है, क्या ये चीज़ें भी हमारे स्टमक को अपसेट करते हैं? खाने के फौरन बाद चाय पीने की आदत होती है, नाश्ते के साथ चाय पीने की, अब ये चीज़ें भी समटाइम आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर रही होती है। मुसलसल कुछ लोग बड़े आदी होते हैं ब्लैक कॉफ़ी लेने के, तो ये चीज़ें क्या हमारे स्टमक को डैमेज करती हैं? जी, कैफीन चाय में है, कॉफ़ी में है, वो गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करती है, गैस्ट्रिक एसिड को उसको एग्रीवेट करती है। एक आपने गैस्ट्रिक एसिड आपका बॉडी में ज़्यादा है, सॉरी स्टमक में ज़्यादा है, और एक आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है और या खाना खाते ही लेट गए हैं, तो ये इन सब चीज़ों से ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ऑल्दो कॉफ़ी इज़ अ वेरी मिराकुलस फूड, कुछ दुनिया की जो अच्छी फूड्स में वो कॉफ़ी एक अच्छी फूड है जो कि लीवर के लिए भी प्रूवन एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो खाना है, चाहे वो ऑक्सीजन है। खाली पेट अगर हम चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं, वो नुकसान दे आपके स्टमक के लिए? जी, प्रॉब्लमेटिक तो है, वो एसिड की जो प्रोडक्शन है उसे ज़्यादा कर देता है, उसके बाद आपको सिम्टम्स प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो और इसके अलावा हमारी जो चाय है उसमें एक तो दूध का बहुत ज़्यादा यूसेज है, हम दूध पत्तियों के वो काट के और जो देसी तरीके से हम बनाते हैं, स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि वो टॉक्सिन्स अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी परेशान होते हैं, अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन क्योंकि आजकल डाइट की शौकीन है, तो जब आप मुसलसल खाना छोड़ देते हैं ना, या आप अपना पोर्शन खाने का बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपनी डाइट को बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, वो भी आपके स्टमक के लिए इशू हो जाती है। उससे फिर आप कोई भी चीज़ खाएं आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता। देखिए स्टमक में एक बैग है, एक मस्कुलर बैग है, उसको हमने ट्रेन करना है। हम थोड़ा खाना शुरू करते हैं तो वो छोटा होना शुरू हो जाता है, हम ज़्यादा खाना शुरू करते हैं वो बड़ा, वो अकोमोडेट करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी के पास फाइट एंड एक मैकेनिज्म है, उसको आपने स्ट्रेस में दिया, वो स्ट्रेस को कूप करना शुरू कर देता है। अब आपने कम खाना शुरू कर दिया, साइंटिफिकली अगर आप मुझसे पूछें तो यही हो सकता है कि वो अब स्टमक का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। अब आप ज़्यादा फूड लेंगे, अब ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको एक इरिटेबिलिटी महसूस होगी, आपको एक होगी कि अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप। ठीक है, सो अगर आप ग्रेजुअली ज़्यादा करते जाएंगे तो स्टमक तो एक बैग है, वो दोबारा डायलेट हो जाएगा, वो दोबारा उसी खाने को अकोमोडेट करना शुरू कर देगा। आपने हमारे अक्सर देखे होंगे बेरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट स्लीप करवा लेते हैं, स्टमक छोटा करवा लेते हैं, पहले 3-4 साल वो अच्छा वेट लॉस करते हैं, फिर वो स्टैटिक होकर गेन करना शुरू कर देते हैं, जो स्टमक काटा होता है जो बचा है वो दोबारा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही साइंटिफिकली इसका आंसर हम दे सकते हैं। सही। सो समन, हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ही कहते हैं कि आपने अपनी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी आप दे के स्टार्ट में ले लें, लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ कहवे कॉफ़ी में क्रीम और देसी घी वगैरह का इस्तेमाल भी रिकमेंड करते हैं, सो ये नुकसानदेह नहीं होता? अच्छा ना, देखा जाए तो हर एक बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की जो कैलोरीज है वो वेरी करती है, हर एक इंडिविजुअल का जो मेटाबॉलिज्म है वो टोटली डिफरेंट है। इट डजंट मीन कि अगर वो चीज़ मुझे सूट करी है तो वो दूसरे बंदे को भी सूट करेगी।
सो जो हम अर्ली बेड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अर्ली बेड टी आ जाए, अर्ली बेड एम्प्टी स्टमक अगर आप उसमें चाय या कॉफ़ी डाल रहे हैं और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे और रात में जाके सिर्फ एक मील ले रहे हैं, तो आपको नुकसानदेह कर सकता है। जो आइडियली डोज है रिकमेंडेड वो 2 से 3 चाय के कप हैं। अगर आप उसको भी ओवर कंजप्शन करना शुरू कर देंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि हम एवरीडे पाउडर मिल्क की जो हम डिफरेंट बना रहे होते हैं उसके ऊपर हम पे चीनी का इस्तेमाल भी जो है वो बेतदाल हम उसको डाल रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम करती है। और उसके बाद फिर मल्टीपल कैवा जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, फिर उस पर हम लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हम स्क्वीज़ कर रहे होते हैं। हमारा जो स्टमक है उसकी जो पीएच है जैसे वो एसिडिक है, उसमें आप एसिडिक वाले ही फूड्स आप उसमें ऐड करें तो वो प्रॉब्लम करेगा। सो ये होता है कि आपने जो भी आप चाय या कॉफ़ी भी ले रहे हैं तो चाय कॉफ़ी में तो देसी घी वाला कोई कॉन्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए। देसी घी वैसे हेल्दी है, वो आप पराठा में डाल के या किसी भी चीज़ में अपनी ग्रेवी में डाल के आप ले सकते हैं, लेकिन चाय के अंदर अक्सर हम देख रहे होते हैं ना कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी उठा नहीं टेबल से और साथ ही हम चाय ले रहे होते हैं। सो बहुत सी ऐसी भी फूड हैं जो आपको दूध के साथ आपको प्रॉब्लम करते हैं, चाय के साथ प्रॉब्लम करते हैं, जो आपके बाद में लेटर ऑन स्टमक इश्यूज आ रहे होते हैं। सो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, वहाँ उसमें आपने हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का गैप लेकर या मिनिमम 20 मिनट्स का गैप लेकर फिर आपने चाय कंज्यूम करनी है, फिर आप अपनी कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये चीज़ें कंज्यूम अगर साथ ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी। अब कुछ लोगों को आदत ही होती है, उन्होंने नाश्ते में खाना ही पराठा है, अब वो देसी घी का भी हो सकता है, दूसरे घी का भी पराठा हो सकता है, तो क्या ये पराठा सब लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है? अच्छा है ना, वही बात आ गई ना कि या तो कुछ हर एक की आपकी डिजीज़ भी वेरी करती है, सब कुछ वेरी करता है। अगर एक ओबीस पेशेंट है और उसके साथ फैटी लिवर भी है तो वो पराठा हम उसको कंज्यूम नहीं करवाएंगे कि वो आपने फैटी डाइट की तरफ नहीं जाना। बट एक हेल्दी इंडिविजुअल है और वो पराठा कंज्यूम कर सकता है, लेकिन वो भी एक आपका जो 6 to 8 इंचेस का आपका साइज़ होता है, आपने होल व्हीट वो लेना होता है, और वो भी इस तरह से नहीं कि वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक वो तेल के अंदर से निचोड़ के आ रहा होता है, वो नहीं, उसको आप थोड़ा सा ड्राई करके आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मैदे के मरीजों को क्या रिकमेंड करते हैं? पराठा और ये सालन वगैरह इससे कितना बच के? देखिए, अगर साइंटिफिकली बात की जाए, मेडिकली हमें बात की, हम तो साइंटिफिकली बात कर सकते हैं ना, हम किसी की अजम्पशन या किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं करती। हम प्रोटीन डाइट लेंगे या आप कच्ची सब्ज़ी लेंगे, वो 3 to 4 आवर्स में स्टमक उसको एक हज़म करके, जिसको आप हज़म करना कहते हैं, करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कर देगा। फैटी मील लेंगे वो हमारी बॉडी स्टमक में 6 to 8 आवर्स तक रहेगी। अच्छा, ठीक है ना। अब आपने सुबह 8 बजे एक पराठा खा लिया, तो हम लोगों को 3 टाइम खाने की आदत है, अब 2 बजे दूसरा खाना खाना है हमने, ये तो खाना ही खाना है। वो तो जो पीछे वाला पड़ा हुआ पराठा वो अभी उधर ही है, अब उसके ऊपर हमने वो डाल दिया। ठीक है, सो पराठा खाएं। अक्सर मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप सब कुछ खा लें, जो आपको लगता है वो खाएं, लेकिन रात को बैठ के अपनी एक ना डायरी में देखें कि आपने क्या किया है सारा दिन, आपने क्या कैलोरीज ली है। आपकी कैलोरीज 1500 हैं, 2000 हैं, आपने उससे ज़्यादा नहीं लेनी। आप डायबिटीज़ के पेशेंट, आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल पर्सन को मेरे लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं? अच्छा अना, इसमें अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ तो ये एक आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर एक फॉर्मूला के थ्रू आपकी कैलोरीज निकलती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो आपने 1800 से अबव नहीं, 1800 से 2000 के अंदर लेनी होती है, उससे आप अबव नहीं जाते हो। सही हो। और मैं इसमें बता दूं कि एक जो रोटी है उसकी तकरीबन 100 ग्राम की 300 प्लस 340 कैलोरीज हैं। अच्छा, एक 100 ग्राम चावल की जो हम एक बाउल खाते हैं 340 कैलोरीज हैं। एक हमारा नॉर्मल सालन 700-800 कैलोरीज तो ले जाता है। अगर आपने 2 टाइम एक रोटी और सालन खा लिया तो आप 1500 के तो अपना मार्जिन पूरा कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे एक टाइम पे ही आपने 3 चाय पी ली साथ दूध वाली चीनी के साथ, जो जिनकी 150-200 के करीब कैलोरीज हैं, आप तो कैलोरी से अपने अबव चले गए। उसके बाद जो आपने खाया वो तो सरप्लस करके अब आपने फैट के साथ अपने डिपॉजिट कर लेना। ठीक है, तो ये कैलोरीज काउंटिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है। इवन आप बाहर जाएंगे तो फ्रेंचाइजीज पे, KFC पे बर्गर के साथ कैलोरीज भी वो मेंशन की होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि आप ऑल्टरनेट पे चले जाते हैं, रोटी का ऑल्टरनेट लोग कहते हैं ब्राउन ब्रेड पे चले जाएं, चावल अगर खाने के आदी हैं तो जी आप ब्राउन राइस पे चले जाएं, तो क्या ये आपकी कैलोरीज इससे मैटर करती हैं कि कम हो जाएंगी? मेरा भी ख्याल है कि ब्राउन ब्रेड और सिंपल ब्रेड की कैलोरीज में कोई ख़ास डिफरेंस है। आप उनकी अगर जो ब्राउन ब्रेड या सिंपल वाइट ब्रेड की कैलोरीज को पीछे देखेंगे, उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ एक ही कैलोरीज हैं। हाँ, कंटेंट डिफरेंट है, उसमें फाइबर ज़्यादा है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, मल्टीग्रेन
जो हमारी ब्रेड्स हैं, तो बस यही डिफरेंस है, कैलोरीज डिफरेंस नहीं है उनमें। ठीक है, चलें जी, ये तो हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए चीज़ें रखी होती है, रोटी नहीं खानी तो बस आप ये कर लें जी, ब्राउन ब्रेड ले लें, तो इसमें कैलोरीज कम है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो वाइट राइस नहीं खाने तो ब्राउन राइस ले लें। इसमें डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है, खाने का पोर्शन कंट्रोल रखें, कम खाएं, जितना सिंपल खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे। और यस, बहुत बड़ा रोल होता है कि आप रात का खाना किस टाइम पे खा रहे हैं। अगर आप स्टमक के मरीज हैं तो, अगर आप स्टमक के मर्ज से बचना चाहते हैं तब भी ये मैटर करता है कि रात के खाने का टाइम क्या है। बिल्कुल सोने के टाइम पे अगर आप खाएंगे तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अपने लाइफस्टाइल को जरूर मॉनिटर करें, कम खाएं, अच्छा खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, चाहे वो आप फिर 3 से 4 दफ़ा भी खा लें। पोर्शन बहुत मैटर करता है, जितनी सिंपल ग़िज़ा खाएंगे उतना ही आप ग़िज़ा को ज़्यादा देर इंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौसम की बात कर लेते हैं। गर्मी का आगाज तो हो ही चुका है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल कदरे मौसम बेहतर था। आज के वाले से क्या प्रेडिक्शन है? भी आगे वीकेंड है, बहुत सारे लोगों को सैटरडे संडे ही ऑफ होती है। सो मौसम वीकेंड पे कैसा रहेगा देखते हैं। टुडेज वेदर। अच्छा जी, मायदा की तरफ हम चलेंगे। मायदा बताइएगा पहले तो आज का मौसम कैसा रहेगा और फिर आने वाले 1-2 दिनों में वीकेंड पे लाहौरियों का मौसम कैसा होगा। मौसम की बात करें तो शहर में मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ही सूरज अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। वहीं पर शहरी जहां पर इस सूरज की तेज तपिश से अच्छे खासे परेशान होते हैं, वहीं पर चरिंद परिंद भी अच्छे खासे परेशान दिखाई देते हैं और साया ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इंसानों को ज़रूरत है कि वो सायादार जगह पर या तो सफ़र करें, यहाँ पर बैठ जाएं ताकि उनको धूप ना लगे। वहीं पर चरिंद परिंद भी इसी तरह सायादार जगह ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकब में आप देख सकते हैं कि एक कौवा बड़े आराम से जो है वो दरख्त के साए तले बैठा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बाहर अच्छी खासी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत में जहां पर इजाफा है, वहीं पर शहरी भी इस गर्म तेज धूप से अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मौसम जो है वो आज सारा दिन में गर्म और खुश्क रहेगा, क्योंकि 24 घंटे में बारिश के अमकान मौजूद नहीं है और आइंदा हफ्ते में जो है वो भी बारिश के अमकान मौजूद ना होने से गर्मी का एहसास जहां पर बढ़ेगा, वहीं पर शहरी भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो मजमूई शरह जो है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की 105 रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ मुख्तलिफ अतराफ में भी जो है वो मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तीनों चीज़ें जहां पर बारिश के अमकान भी मौजूद नहीं है, जहां पर गर्मी का एहसास भी बढ़ चुका है और जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा दिया गया है, तो वहीं पर शहरियों को माहिरीन की जानिब से बार बार एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के बायस शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए सफ़र करें और सायादार जगह पर जितना ज़्यादा हो सकता है वो रहें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया। मायदा हमारे साथ मौजूद थी। सो आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ हमने आना है, जिनकी आज सालगिरह है। अगर आपकी सालगिरह कल है जी तो आप हमें अभी स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए। इस नंबर पर आप हमें अपनी पिक्चर नाम के साथ लाजमी भिजवाएं, ताकि आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएं। कल के दिन यहाँ पर आपका नाम भी मैं अनाउंस करूंगी और आपकी बर्थडे भी स्पेशल हो जाएगी। इम्तियाज़ ताहिर की आज सालगिरह है, अवैस खान की सालगिरह है, ज़हरा जमील, अब्दुल अहद, सैयद मोहम्मद नादे अली और इसके बाद जैन कैसर की सालगिरह है। आप सब लोगों को मुबारकबाद सालगिरह की। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
बर्थडे वंस अगेन। सो ये स्पेशल सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है। सो आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाना, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहले जी आप लोग ही हैं। सो ना सिर्फ पूरा लाहौर बल्कि पूरी दुनिया आपको देखती भी है, आपको विश भी करती है। सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पे सभी लोग हमारा चैनल देखते हैं जी, और सभी लोग आपको बर्थडे पे विश करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्थडे इतनी ही स्पेशल हो तो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं अपने नाम के साथ, प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। अच्छा जी, अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे, अगले सेगमेंट शामिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारा सेगमेंट है जी आज के भाव, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं, और रमज़ान में तो आपको फ्रूट्स के रेट भी हम बताते रहे। तो मकसद क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक तो आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचा दिया जाए, इंतज़ामिया तक पहुंचा दिया जाए। सेकेंडली आपको घर बैठे हम अपडेट कर दें कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि हर घर में प्लानिंग हो रही होती है कि आज बनाना क्या है। सब्ज़ी बनानी है, अगर आपने गोश्त बनाना है ऑब्वियसली वो भी आपको खरीदने जाना पड़ता होगा। दाल बनानी है तो क्या बनाना है, दाल भी अगर आप बना रहे हैं, गोश्त भी बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको प्याज, लहसुन, अदरक खरीदना ही होता है। तो हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं, आपको रेट्स बता देते हैं, सरकारी रेट भी बताते हैं और ओपन मार्केट का रेट। अब ओपन मार्केट वो होती है जो आपके घर के करीबी बाजार होते हैं। सो अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे घर के करीब बाजार है वहाँ पे जो रेट आलू का है वही आपके घर के करीब भी हो, तो एक आइडिया ज़रूर आपको हो जाता है। 2-3 रुपए का फ़र्क होता है लेकिन आइडिया आपको लाजमी हो जाता है। हाँ, पोश इलाकों में ये फ़र्क 10 रुपए का भी हो सकता है। तो आज की रेट लिस्ट के लिए देखते हैं आज के भाव। हमारी रिपोर्टर समरा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है। जी समरा, रेट लिस्ट बता दें। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। सरकारी नितनामे पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं और परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज का सरकारी रेट 45 रुपए मुकर्रर है, लेकिन उसकी फरोख्त 60 रुपए में जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी रेट 40 रुपए है और उसकी फरोख्त 60 रुपए में हो रही है। टमाटर का आज का सरकारी रेट 50 रुपए है, लेकिन उसकी फरोख्त 100 रुपए फी किलो में हो रही है। इसी तरह से लहसुन का आज का सरकारी रेट 225 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 500 रुपए तक में उसकी फरोख्त जारी है। अदरक का आज का सरकारी रेट 355 रुपए है, लेकिन उसकी फरोख्त भी 500 रुपए तक में हो रही है। इसी तरह से अगर आपको दीगर सब्जियों के हवाले से भी बताते चले तो मेथी का आज का सरकारी रेट 52 रुपए मुकर्रर है, लेकिन उसकी फरोख्त 70 रुपए तक में जारी है। इसी तरह से शिमला मिर्च का आज का सरकारी रेट 57 रुपए मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त 150 रुपए तक में हो रही है। मटर का आज का सरकारी रेट 110 रुपए है और उसकी फरोख्त 200 रुपए तक में जारी है। इसी तरह से लीमू का आज का सरकारी रेट 105 है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपए तक में शहरियों को फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च का आज का सरकारी रेट 95 रुपए मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त भी 200 रुपए तक में जारी है। इसी तरह से गाजर का आज का सरकारी रेट 47 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए 100 रुपए फी किलो तक में फरोख्त कर रहे हैं। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सरकारी निर्खनामे में ओपन मार्केट में बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें दिन ब दिन सब्जियां खरीदने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि दिन ब दिन सब्जियां भी उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो इंतजामिया करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो यहाँ पर जो शहरी सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से इंतजामिया से ही मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी निर्खनामे पर सब्जियों की जो कीमतें दर्ज हैं ओपन मार्केट में उनका इतलाक यकीनी बनवाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। समरा हमारे साथ मौजूद थी। एक इशू जो कि पूरे रमजान भी रहा और स्टिल बरकरार है कि सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा, और सरकारी रेट के साथ साथ अच्छी सब्जी अगर आपने खरीदनी है, वो जो पीछे फ्रेम में समरा के पीछे आ रही थी सब्जियां बहुत अच्छी थी, बहुत ताज़ा सब्जियां लग रही थी। अब उनके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आपने कम कीमत पर सब्जी खरीदनी है तो वो डीसी काउंटर बनाया होता है जी, रेट लिस्ट वाला काउंटर बनाया होता है, तो वहाँ पर सब स्टैंडर्ड और पुरानी 2-3 दिन पुरानी सब्जियाँ भी मौजूद होती है। ताज़ा सब्जी, अच्छी सब्जी अगर आपने खरीदनी है तो उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे देना होंगे। तो इंतज़ामिया का रोल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का रोल नज़र नहीं आ रहा। सुबह के टाइम जैसे हम देखते हैं ताज़ी सब्जी आती है तो ये वही टाइम होता है कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जाना चाहिए मार्केटों में और इंश्योर करना चाहिए कि आया जो रेट लिस्ट उन्होंने पहुंचा दी दुकानों पर उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आवाम की रिक्वेस्ट है जो कि हम आप तक पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और हमने आपको ये तो सब्जियों के तो रेट बता दिए, करेंसी के रेट क्या चल रहे हैं माल के हाल में देखेंगे।
सो हर गुजरते दिन के साथ जहां बाकी रेट्स में हम देखते हैं चीज़ों के फ़र्क आता है, वो चाहे सब्जियां हैं चाहे फल हैं, तो करेंसी रेट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमारे पास रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल सेम टाइम पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। आपका फीडबैक, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हम तक ज़रूर पहुँचाएगा। कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।